अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम है सुफियान इकराम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 8 को जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे, लास्ट हमने जो पढ़ा था, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो जनाब, चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। हमने कहा कि कंप्यूटर्स आर डंप मशीन्स, तो कंप्यूटर से ये कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो हमने कहा कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। और प्रोग्राम एक प्रोसेस का नाम है कि जिसमें हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि कब क्या और कैसे परफॉर्म करना है। फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी ये रोबोट वाली। हमने बताया कि रोबोट को अगर हमने बताना हो कि वो चाय कैसे बनाए, तो हमें उसको बताने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, ठीक है। और चूँकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, तो फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हमने वो प्रोग्राम लिखा होता है वो फर्दर कन्वर्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि दो तरह की बेसिकली लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिनको हमने देखा था कि ह्यूमन आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, यानी जो बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, और ह्यूमन की नेटिव जो लैंग्वेज है उससे भी काफ़ी फार होती हैं, दूर होती हैं, और इसके लिए ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ लेता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हम आसानी से ह्यूमन आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको लर्न करना भी आसान होता है। उसमें बहुत सारे हमारी नेटिव लैंग्वेज के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो उस लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर दे बाइनरी लैंग्वेज या मशीन कोड के अंदर, ठीक है। एग्जीक्यूशन इसकी स्लोअर होती है, जिसमें C++ आती हैं। हमारे कोर्स का हिस्सा थी सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी। अब जनाब लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, दैट कोड इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। वो कोड क्या कहलाता है जी? सोर्स कोड। फिर कंपाइलर को वो कोड दिया जाता है, तो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर या एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन कोड या बाइनरी कोड इसके अंदर कन्वर्ट करता है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंपाइलर भी जो है वो एक ट्रांसलेटर है। तो नॉर्मली हमारे पास कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर 3 किस्म के ट्रांसलेटर्स होते हैं। खैर वो आगे जाके देखेंगे। अभी जो कंपाइलर हम सी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्बो C++, ठीक है। टर्बो C++ ना सिर्फ एक कंपाइलर है, बल्कि ये एक मुकम्मल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि इसके अंदर हम प्रोग्राम को न्यू प्रोग्राम्स को बना भी सकते हैं, पहले से बने हुए प्रोग्राम्स को एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनको कंपाइल भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये तमाम खुसूसियात जिस सॉफ्टवेयर में हों उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। ये है जी टर्बो C++ का चेहरा। इसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कुछ मेन्यूज़ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। नीचे एक मैसेज की विंडो है, यहाँ पे नॉर्मली एरर्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं। अब इसमें अगर आपने एक प्रोग्राम को क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं, और फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसी एक विंडो ओपन हो जाती है। अब ये विंडो है जिसमें आप अपना प्रोग्राम जो है वो सारा का सारा लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक नया प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस विंडो में हमारे पास जैसे कुछ ये एक एरो है, ये मिनिमाइज़र और मैक्सिमाइज़र है। ये हमारी यानी ये जो विंडो है इसको छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ स्क्रॉलर्स भी हैं, एक यहाँ पे भी है, और इसके अलावा एक स्क्रॉलर यहाँ पे भी मौजूद होता है प्रोग्राम को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए। ये राइट और लेफ़्ट वाला, और ऊपर नीचे मूव करने के लिए हमारे पास राइट साइड पे होता है।
अब किसी भी प्रोग्राम को, लेट से आपने एक नया प्रोग्राम लिख लिया है, उसको अब आपने सेव करना है, तो सेव करने का भी प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है कि आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव का बटन दबाना है, ठीक है। या फिर ये कर लें, या फिर इसका शॉर्टकट है कि आप सिंपली F2 दबाएं। तो जैसे ही आप F2 दबाएंगे या फाइल में जाके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे ये पाथ बताया हुआ है कि आपकी एक्चुअली ये जो फाइल है वो इस जगह पे सेव हो रही है, ठीक है। तो ये पाथ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअल हमारी फ़ाइल कहाँ पे सेव होनी चाहिए, या अगर यहीं पे सेव हो रही है तो किस नाम से। अभी हमारे पास ये नो नेम 00 के नाम से हमारी जो फाइल है सेव हो रही है, और सेव करने के लिए हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने ये प्रोग्राम जो सेव किया था उसको ओपन करना है तो फाइल में जाएंगे और ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है हमारे पास कि F3 के बटन को कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, ये MCQs के एतबार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने MCQs के लिए इन शॉर्टकट्स को याद कर लेना है कि सेव करने के लिए F2 था, ओपन करने के लिए एग्जिस्ट प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमारे पास F3 की। अब जनाब आपने ओपन के बटन पे क्लिक किया तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, ओपन अ फाइल की विंडो है जनाब ये। अब यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ से लोकेशन को सेट करते हैं कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम किस जगह पे पड़ा है, और फिर जब वो लोकेशन ओपन हो जाती है तो ज़ाहिर बात है उसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो फाइल्स आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो यहाँ से आप अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम जो है वो उसको क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें, आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो एडिट करना है, एडिट करने के बाद आप यहाँ से ये क्लोज़ बटन होता है, यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे तो ये आपके पास खुद ही सेव की ऑप्शन दे देगा कि आपने चूँकि इसको एडिट किया है तो अब आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर दें, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो नो कर दें। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे पास प्रोग्राम के एंड पे प्रोग्राम का नेम लिखा है, यहाँ पे एंड पे .c लिखा हुआ है। अब ये .c क्या है? बेसिकली एक एक्सटेंशन है। अगर आपने 9th क्लास के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो उसके अंदर ये चीज़ डिफ़ाइन की गई थी कि एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली एक्सटेंशन हमारे हर फाइल नेम के साथ कंप्यूटर में मौजूद हर एक फ़ाइल के नेम के एंड पे मौजूद होती है, ठीक है। और डॉट के बाद 3 या 3 से ज़्यादा या समटाइम्स 3 से कम भी होते हैं। वैसे नॉर्मली ट्रेंड देखा गया है कि 3 लेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सटेंशन के अंदर। ये एक्सटेंशन करती क्या है? बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि हमारी जो स्पेसिफिक फ़ाइल है वो किस टाइप की फ़ाइल है। यानी चूँकि हमारा डाटा बहुत डिफरेंट नेचर्स का है, जैसे इमेज डाटा होता है, जैसे हमारे पास वर्ड की फ़ाइल्स होती हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास वीडियोस होती हैं। तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक फ़ाइल मैंने कौन से सॉफ्टवेयर में जाके ओपन करनी है? इसी एक्सटेंशन की मदद से पता चलता है। यानी जैसे अगर हम नोटपैड के अंदर कोई फ़ाइल बनाएं तो वो .txt के एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, और फिर जब वो ओपन करते हैं, जब भी कंप्यूटर उस फाइल को ओपन करने लगता है तो वो इसके एक्सटेंशन को देखता है, कहता है कि अगर अच्छा .txt है इट मीन्स दैट कि ये नोटपैड में ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह .doc हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल होती है। .c हमारे पास C लैंग्वेज के अंदर जो हम सोर्स कोड लिखते हैं उसकी लैंग्वेज, उसकी एक्सटेंशन .c है। और .cpp अगर हम C++ लैंग्वेज के अंदर सोर्स कोड लिखते हैं। इसी तरह .jpg ये हमारी पिक्चर की एक एक्सटेंशन होती है। तो ये डिफरेंट एक्सटेंशन है। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है कि हमारे पास .c के एक्सटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि हम चूँकि यहाँ पे C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम अपनी हर फाइल को सेव करेंगे .c एक्सटेंशन के साथ। अभी जैसे लास्ट हमने ये जो प्रोग्राम देखा था तो देखें यहाँ पे भी ये फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है माई प्रोग्राम, m यहाँ पे मिसिंग है, बहरहाल माई प्रोग्राम .c, यानी ये .c एक्सटेंशन है।
जो ये इंडिकेट करिए कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल है। अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी सी लैंग्वेज के अंदर हमारे जो कोड लिखा जाता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, यानी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कहते हैं। फिर वो कंपाइलर को दिया जाता है और कंपाइलर जो है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। अब बेसिकली हमारा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस किस तरीके से चलता है, ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सबसे पहले होता कुछ यूँ है कि हम अपने एडिटर के अंदर अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, और कोड लिखने के बाद हम .c के एक्सटेंशन लगा के उसको सेव कर लेते हैं। .c के एक्सटेंशन से पता चलता है कि अच्छा यार ये सी लैंग्वेज का कोड है और ये फर्दर कंपाइलर को ये फाइल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब इसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि कंपाइलर इन हेडर फाइल्स को इसके साथ अटैच करता है और एरर को चेक करता है कि आपकी इस फाइल के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई एरर मौजूद होता है तो कंपाइलर इसी पॉइंट के ऊपर हमें स्टॉप कर देता है और एरर मैसेज डिस्प्ले करवाता है। फिर हम उस एरर मैसेज को देखने के बाद अपनी सोर्स फाइल को दोबारा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद दोबारा कंपाइलर के पास जाते हैं। कंपाइलर हेडर फाइल्स को ऐड करने के बाद एक नई फाइल बनाता है जिसकी वो एक्सटेंशन रखता है .obj, यानी ये हमारी ऑब्जेक्ट फाइल होती है। इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, यानी इस फाइल के अंदर जो डाटा होगा वो ऑब्जेक्ट कोड होगा। फिर ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये फर्दर ट्रांसफ़र हो जाता है लिंकर के पास। अब जारी बात है कि प्रोग्रामर ने कोई एक फ़ाइल तो नहीं बनाई। अब ये फ़ाइल के अंदर बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो डिफरेंट अदर यूज़र फाइल से आ रहे होंगे, ठीक है। यानी एक प्रोग्राम के लिए मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं और सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। तो क्या होता है कि लिंकर क्या करता है, दूसरी वो तमाम यूज़र की फ़ाइल जो कि इस फाइल के लिए रिक्वायर होती हैं वो इस फाइल के साथ लिंक करता है। और इसी तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स नॉर्मली उन फाइल्स को कहा जाता है कि जिसके अंदर बहुत सारा कोड पहले से लिख के रख लिया जाता है और फिर हमारा काम होता है उसको इस्तेमाल करना। बस हमारी इस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को रेफ़र कर रहे होंगे। तो जारी बात है लाइब्रेरी फाइल्स को भी लिंक करना ज़रूरी होता है। तो लाइब्रेरी फाइल्स और अदर यूज़र फाइल्स को वो भी ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी। उन ऑब्जेक्ट फाइल्स को हमारी इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक किया जाता है और एक नई फाइल बनाई जाती है जिसे कहा जाता है .exe या एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है। अब जनाब ये जो exe की फ़ाइल हमारे पास जनरेट होती है इसको फर्दर दिया जाता है लोडर के पास। अब लोडर का काम क्या होता है कि ये हमारी मेन मेमोरी में हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है। और हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है कि हमारी वो फाइल जो एग्जीक्यूट करवानी है हमने CPU से, उसका मेमोरी में लोड होना इंतहाई ज़रूरी है। मेमोरी में लोड होगी तभी तो एग्जीक्यूट होगी। तो इसीलिए मेमोरी में लोड करवाने के लिए हमारे पास लोडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोड होने के बाद फिर एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो अब इस प्रोसेस से हमें कंपाइलर, लिंकर और लोडर इनकी वर्किंग का भी समझ आ गई। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। लिंकर और लोडर के दरमियान डिफरेंस को अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि लिंकर क्या करता है। एक्चुअली लिंकर एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो कि कंपाइलर ने जनरेट की होती हैं उनको कंबाइन करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, ठीक है। कंबाइन द एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड लिंक दैम विद लाइब्रेरीज।
यानी हमारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ हमारी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको भी अटैच कर लेता है या लिंक कर लेता है। जबकि लोडर का काम क्या होता है कि हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि लिंकर ने रेडी की है उसको मेमोरी में लोड किया जाए ताकि हमारा सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके या रन कर सके। अब हमें प्रोसेस समझ आ गया, तो अब हमने प्रोग्राम को टर्बो C++ में कैसे कंपाइल करना है। तो लेट्स से ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसको कंपाइल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंपाइल की ऑप्शन मौजूद है। कंपाइल के इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास सेकंड या थर्ड ऑप्शन होगी कंपाइल की ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ से उसको कंपाइल करेंगे और फिर हमारे पास रन की ऑप्शन यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर मौजूद होगी, यहाँ से इसको रन कर लेंगे। तो कंपाइल और रन बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। कंपाइल करने से सिर्फ हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, जबकि रन करने से हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास उसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से नज़र आती है। दिस इज़ माय सेकंड प्रोग्राम के नाम से हमारा ये प्रोग्राम की आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर न्यू प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है या ब्लैक जो स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती है ये क्या चीज़ है, और ये जो ब्लू स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती है ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर के अंदर हमें स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है, जहाँ पे हम अपना कोड राइट कर रहे होते हैं, अपनी प्रोग्राम की इंटायर लॉजिक को लिख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम एडिटर। प्रोग्राम एडिटर से मुराद ये है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, अपनी लॉजिक को यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। जबकि कंसोल के अंदर जो कि ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, यहाँ पे इस जो प्रोग्राम हमने यहाँ लिखा है, अगर इस प्रोग्राम में किसी चीज़ की इनपुट की ज़रूरत है जो कि यूज़र इनपुट करेगा तो वो इस कंसोल से इनपुट करेगा, ठीक है। यानी इनपुट यहाँ पे करेगा, फिर हम इसको इस कंसोल के अंदर आने वाली वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर यहाँ से रीड कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर हमने इस प्रोग्राम से कुछ आउटपुट देनी है यूज़र को, तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी, वो कंसोल पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो बेसिकली कहता है कि प्रोग्राम एडिटर प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम इन प्रोग्राम एडिटर, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को इस प्रोग्राम एडिटर के अंदर लिखते हैं, जबकि कंसोल क्या होता है, यूज़र गिव इनपुट टू द प्रोग्राम, यानी यूज़र ने अगर प्रोग्राम को इनपुट देनी है और टेक आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम, या प्रोग्राम से कुछ आउटपुट लेनी है, तो वो कंसोल के ज़रिए होती है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी समझना इंतहाई ज़रूरी है कि प्रोग्रामर और यूज़र के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो जनाब याद रखें कि प्रोग्रामर तो वो है जिसने कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, बनाना है, जबकि यूज़र कौन है, यूज़र वो बंदा है जिसने उस प्रोग्राम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है बीइंग अ गुड प्रोग्रामर कि हम यूज़र को मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि यूज़र को कम से कम डाटा इनपुट करना पड़े और उसको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह लाजमी आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।